हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ। मुझे आई हैव 11 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। मैंने बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनाए हैं और अब आपकी बारी है। ठीक है, अब आपको एक ही काम करना है। मेरे लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से देखना है, इनको फॉलो करना है और इन लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन नीट बायोलॉजी के अंदर आए, नीट में आए थे और आपको वो क्वेश्चंस और आपको अपना दिमाग खोल के मेरे लेक्चर्स अटेंड करने हैं और इनको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। क्योंकि जो एजुकेशन है बेटा, जो इसे हम विद्या कहते हैं बेटा, ये बांटने से बढ़ती है। तो जितना आप इसको स्प्रेड करोगे, जितनी नॉलेज आप दूसरों को दोगे, उतनी ही नॉलेज आपके पास आएगी। और इसके साथ ही मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर्स मैं आपके लिए लाऊं और आपको पढ़ने में इतना मजा आए कि आपको लगे बायोलॉजी तो इतनी ही इजी है कि हमें बायोलॉजी की एक एक चीज ऐसा लगे कि आपके सामने ही चल रही है, कि लाइफ जो है वो पूरी की पूरी बायोलॉजी है और ये आपके सामने ही चल रही है और आपको क्रैमिंग ना करनी पड़े और आपके अंदर बायोलॉजी इस तरह से समा जाए कि जब आप नीट का पेपर देने बैठो तो 360 में से 360 नंबर लाना ही आपका टारगेट हो और आपका वो टारगेट पूरा करने में मैं आपका साथ दूंगी। तो इसलिए बच्चों, मेरे लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड करो और उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करते रहो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप सब भी मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सको। ओके बच्चों, मैं आपको फिर से अपने शेड्यूल के बारे में बता देती हूँ बेटा। हम लोग यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग नीट बायोलॉजी का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हम लोग मंडे और ट्यूसडे को +2 का सिलेबस स्टडी करेंगे और वेडनेसडे और थर्सडे को हम लोग +1 का सिलेबस स्टडी करेंगे। कल ही हमने +1 का चैप्टर शुरू किया है, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, जिसके अंदर मैंने आपको जनरल डिटेल्स बता दी थी कि लाइफ क्या होती है, लिविंग्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कोई भी एक सिंगल ट्रेट डिफाइन नहीं कर सकता कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। बहुत सारे ट्रेट कल हमने स्टडी करे थे। आज हम उन ट्रेट्स को दोबारा रिकैप करते हुए स्टडी करेंगे, एज वेल एज इनमें से क्या क्या क्वेश्चंस नीट में फॉर्म होते हैं और जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है और एनसीईआरटी पढ़े बिना आप नीट में सिलेक्शन नहीं ले सकते। लेकिन एनसीईआरटी जैसे मैंने पहले बताया बहुत ही कोडेड फॉर्म में है, तो हमें इसे एनकोड करना ही पड़ेगा। तो इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा कुछ मटेरियल हमें बाहर से भी स्टडी करना पड़ेगा ताकि आपको नीट में जितने क्वेश्चन फ्रेम होते हो तो जो भी क्वेश्चन आए आपको दिक्कत ही नहीं होगी, अरे ये तो था ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा बेटा। तो इसलिए हम लोग इसको रिकैप करते हुए जो जो क्वेश्चंस इसके अंदर से बनेंगे हम उस क्वेश्चंस को यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो बिना देर किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दैट इज लिविंग वर्ल्ड एंड जो हम पढ़ रहे थे इट इज व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस ट्रेट के बेसिस पर डिफाइन किए जाते हैं। तो आज हम इसका पार्ट 2 स्टडी करेंगे। ओके बेटा, मैंने आपको लाइफ के बारे में बताया था कि लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक है, कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर हमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारे फिनोमिनन जब एक ही चीज के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे हम लाइफ कहते हैं। लाइफ के बाद हम लोगों ने लिविंग के बारे में पढ़ा था बेटा कि लिविंग्स क्या होते हैं। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार मैंने यहाँ पर डिक्टेट किया है, तो अब मैं 1 बाय 1 इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले लिविंग के अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज। जो लिविंग बींग्स होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट साइज होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं बेटा मॉर्फस। मॉर्फस का मतलब होता है बेटा डेफिनेट शेप एंड साइज। तो लिविंग बींग्स जो होते हैं बेटा, ये वर्ड आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि लिविंग मॉर्फस, क्या लिविंग बींग्स मॉर्फस होते हैं। अब आपको ये तो पता है कि डेफिनेट शेप और साइज होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मॉर्फस का मतलब क्या होता है। तो मॉर्फस का मतलब होता है बेटा डेफिनेट शेप एंड साइज। तो जो हमारे लिविंग बींग्स होते हैं वो मॉर्फस होते हैं, यानी उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज होता है। और जो हमारे नॉन लिविंग होते हैं बेटा वो अमॉर्फस होते हैं, यानी उनका neither have definite size
नॉर डेफिनेट शेप, ना तो इनका कोई डेफिनेट शेप होता है ना ही इनका कोई डेफिनेट साइज होता है। तो ये वाला बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये हमने एक वर्ड अपना निकाला, दैट इज मॉर्फस, कि जो भी लिविंग बींग्स होते हैं दे आर मॉर्फस इन नेचर, वो डेफिनेट शेप, उनके डेफिनेट साइज होता है। ओके, मूव इनटू द सेकंड कैरेक्टर दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पाइल अप कर रहे हैं, जो भी कुछ अगर कल रह गया था तो वो हम आज एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे। जो हमने कल कर लिया था उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस नीट में फॉर्म हो सकते हैं, हम वो वाला स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ लेक्चर के अंत तक बेटा बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेथ होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो बॉडी है वो ठंडी क्यों पड़ जाती है। तो आज मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इसलिए मेरे लेक्चर में अंत तक बने रहना। और मैं आपको बड़ी ही प्यारी प्यारी चीजें बताऊंगी जिनको सुनने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको लगेगा ऐसा इतना इजी है, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है बेटा। सेकंड हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आप सबको पता है हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है बायोकेमिकल से। ठीक है, हमारी बॉडी की छोटी से छोटी यूनिट को हमने कहा सेल। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सेल है। और सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सभी एक सेल के अंदर रहते हैं, है ना। सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। टिश्यू के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जैसे कि लीवर हमारी बॉडी के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर होता है, ईसोफेगस हमारी बॉडी के अंदर होता है। जब हम बहुत सारे ऑर्गन्स को आपस में ग्रुप कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमें बताता है कि हार्ट से आर्टरीज का, कैपिलरीज का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो इस तरह से हमारी बॉडी अलग अलग चीजों में डिवाइड रहती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लिविंग बींग्स है बेटा उसके अंदर डेफिनेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। उसकी जो बॉडी है, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बनता है। ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ लिविंग बींग्स में देखने को मिलता है, हमें नॉन लिविंग बींग्स में ये देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो जाता है नीट के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, और ऐसा नॉन लिविंग में भी होता है। नॉन लिविंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है बच्चों। तो इट इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। ऑर्गेनाइजेशन से मुझे याद आया कि आप लोगों को पता है बच्चों व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा क्या होता है। ये डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर बेटा इट इज द डिवीजन ऑफ लेबर। ये बेटा एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब हर एक ऑर्गन सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आप एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं कि आपको ये स्पेसिफिक काम करना है, दूसरे डिपार्टमेंट को ये स्पेसिफिक काम करना है। इसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको एक काम सौंपा गया है कि भाई तुझे तेरा काम है डाइजेशन करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम कि तुझे ट्रैक रखना है कि ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो हर एक ऑर्गन सिस्टम को एक पर्टिकुलर टास्क दिया हुआ है, यानी काम का बंटवारा किया हुआ है। तो ये सिर्फ हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर, ये सिर्फ इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब आप लोग कहोगे कि यूनिसेलुलर में क्यों नहीं होता, क्योंकि यूनि मतलब एक,
यूनिसेलुलर में ये सारे फंक्शन एक ही सेल करती है बेचारी, एक ही सेल पे सारा बर्डन रहता है, तो इस वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ओके, फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल हमने बहुत अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब नीट का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नीट, क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग्स का? बच्चों ध्यान से सुनो, क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग्स का? व्हाट इज योर आंसर? नो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग बीइंग्स का, क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ है वो लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। नॉन लिविंग में भी पहाड़, क्रिस्टल सब अपने साइज में बढ़ते हैं, लिविंग में भी होती है। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ दोनों में अलग है। लिविंग में जो ग्रोथ होती है उसको इंट्यूससेप्शन कहते हैं, और जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है उसको एक्रीशन कहते हैं। ये सब हमने कल स्टडी किया था। क्योंकि ग्रोथ दोनों में होती है तो इसलिए हम इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कहते। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नीट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बना नीट का, नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स, कि ये लिविंग बीइंग्स का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन बेटा जो इसमें से फ्रेम होता है, जो आपकी ग्रोथ है, आप कैसे मेजर करते हो कि वो ग्रोथ हुई है? आप कैसे मेजर करते हो कि ग्रोथ हुई है? तो एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में ये लाइन लिखी हुई है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर्स, increase in mass and numbers are twin characteristics of growth. Increase in mass and numbers, तो ग्रोथ में यानी मास भी बढ़ता है और नंबर कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था सेल डिवाइड होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनती है, तो सेल का नंबर भी बढ़ता है और सेल का मास भी बढ़ता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन नीट में फॉर्म होता है कि किस कैरेक्टर के बेसिस पर आप डिफाइन करते हो कि ग्रोथ हुई है, मास एज वेल एज नंबर। अंडरस्टैंड बेटा? इसके अलावा क्वेश्चन बनता है, ग्रोथ किन कारणों से होती है? ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होते हैं? ओके, थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, दैट इज ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होते हैं? ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, ऐसे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से ग्रोथ होती है? तो बेटा दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक substance as well as apoplasmic substance. Protoplasmic substance as well as apoplasmic substance. अब क्वेश्चन बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस मतलब लिविंग मैटर ऑफ द सेल, लिविंग मैटर ऑफ सेल, कि सेल का लिविंग मैटर, सेल के लिविंग मैटर कौन सा होता है बेटा? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। लिविंग मैटर ऑफ द सेल, उन्हें हम कहते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। अब ये एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस का मतलब है नॉन लिविंग मैटर, ये बेटा लिविंग मैटर है प्रोटोप्लाज्मिक। एपोप्लाज्मिक क्या होते हैं बेटा? नॉन लिविंग मैटर produced by cell, example cell wall, matrix of bone marrow, matrix of bone। समझ आया बेटा? ग्रोथ दो तरह के सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एज वेल एज एपोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक क्या होते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब है लिविंग मैटर ऑफ द सेल,
जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। प्लाज्मिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनको सेल बनाती है। लिविंग सब्सटेंस ही उनको प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सेल वॉल नॉन लिविंग है, मैट्रिक्स जो कि बोन में, कार्टिलेज में हमारा मैट्रिक्स मिलता है। तो इस तरह के, तो ये दोनों ही सब्सटेंस जब बनते हैं तो ग्रोथ होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एपोप्लाज्मिक लिविंग है या नॉन लिविंग है? कौन से सब्सटेंस है? नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? प्रोटोप्लाज्मिक एज वेल एज एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। समझ आया बेटा? ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस है। इसके अलावा जो ग्रोथ है बेटा, ग्रोथ को हम कहते हैं, इट इज द सिनोनिम है, ये ग्रोथ सिनोनिम है रिप्रोडक्शन का। किस कंडीशन में? ग्रोथ को हम कई बार सिनोनिम रिप्रोडक्शन का कह देते हैं। किस कंडीशन में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कंडीशन में, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन का भी मोड है और ग्रोथ का भी मोड है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिनोनिम है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके नीट के अंदर पूछा जा सकता है कि ग्रोथ सिनोनिम है रिप्रोडक्शन का किस केस में? सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। अब आता है बेटा डेवलपमेंट। अब आता है डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट क्या होता है। बेटा एक खूबसूरत सी बेहतरीन चीजें मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा, लेकिन आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखो बेटा, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे यूनिसेलुलर की बॉडी हो, चाहे किसी भी एनिमल की बॉडी हो, वो किससे स्टार्ट होती है? सिंगल सेल से। किससे स्टार्ट होती है? सिंगल सेल से। उस सिंगल सेल को हम लोग कहते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या है? सेल डिवीजन होता है, 4 सेल स्टेज बनती है, 8 सेल स्टेज बनती है जिसे मोरूला कहते हैं, फिर ब्लास्टूला बनता है, फिर गैस्ट्रूला बनता है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस हैं सिंगल सेल टू होल बॉडी, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस हैं फ्रॉम सिंगल सेल टू होल बॉडी, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट, और ये भी लिविंग बींग्स के अंदर होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। ये लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हो कि आइस का बॉल है, आइस के बॉल भी बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बट क्या वो लिविंग है? नहीं। ग्रोथ तो उसमें भी हो रही है। मोड ऑफ ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ मे बी डिफरेंट, बट ग्रोथ अकर्स इन आइस बॉल ऑल्सो। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट हम आते हैं मेटाबॉलिज्म पर। मेटाबॉलिज्म इज द एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं, उन सारी रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, अगर हम सम कर दें उन सारी रिएक्शंस का तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है? मेटाबॉलिज्म के मैंने कल आपको टाइप भी बताए थे कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह का होता है बेटा, कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह का होता है बेटा, कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है चीजों का टूटना, तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको इसका कल एग्जाम्पल भी बताया था बेटा, जैसे कि रेस्पिरेशन, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एनाबॉलिज्म को हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मैम इसमें कौन सा क्वेश्चन फॉर्म होता है नीट के अंदर? बेटा इसमें क्वेश्चन फॉर्म होता है कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बट क्या सेल के अंदर ये दोनों एक साथ होते हैं? यस बेटा,
हमारी सेल के अंदर कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस एज वेल एज मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस एक साथ होता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नीट कि कैटाबॉलिज्म, एक एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कराऊंगी बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगी, बस ध्यान से मेरे लेक्चर्स को सुनते रहिए। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म occur simultaneously inside the cell, inside the body, कि एक बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साथ साथ होता रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले कैटाबॉलिज्म होगा फिर एनाबॉलिज्म होगा फिर कैटाबॉलिज्म होगा, ऐसा नहीं है। एक साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म भी होता रहता है और एनाबॉलिज्म भी होता रहता है। अंडरस्टैंड? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इट इज ऑल्सो नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन भी लिविंग बींग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया था। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है और तो दूसरा क्वेश्चन ये बना रिप्रोडक्शन नीट का, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, की स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। ये एक फीचर हो सकता है लिविंग बींग्स का, बट इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और इट इज नॉट द डिफाइनिंग एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन के बारे में बेटा मैंने कल आपको सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थोड़ी ब्रीफिंग दी थी कि किस तरीके से एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन मेंटेन करता है, बस कॉन्टिन्यूटी होती रहे स्पीसीज की। इट मेंटेन्स द, इसका फंक्शन क्या है, इट मेंटेन्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताता है कि स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी होती रहे। इसके अलावा रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स का कोई एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे म्यूल होता है, वर्कर बीज होती है या स्ट्राइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं करते, दैट डजंट मीन कि वो लिविंग नहीं है। तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बींग्स। ये नीट के जो क्वेश्चन इसमें से फॉर्म होते हैं, ये बेटा मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा आता है हमारा होम्योस्टेसिस। बेटा होम्योस्टेसिस का मैंने आपको बताया था, इट मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस मतलब मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी के अंदर का टेम्परेचर रेगुलेट रखता है। इसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर क्या हो रहा है। हमारी बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट कंट्रोल रहता है। जैसे कि बर्ड और मैमल्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं बेटा। जो बर्ड और मैमल्स है, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे एनिमल्स है जो कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी को। और ये जैसे कि इसके अंदर दो टर्म आपको पढ़नी है बेटा, थर्मोरेगुलेशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन। ये दो तरह से आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट कंट्रोल में लाता है बेटा। फर्स्ट है थर्मोरेगुलेशन। थर्मो का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर,
थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, बस इसका अंदर का टेम्परेचर उतना मेंटेन रहना चाहिए जितना कि सर्वाइवल ऑफ ऑर्गन्स के लिए जरूरी है। अदरवाइज अगर हमारे ऑर्गन्स डाई हो जाएंगे तो अल्टीमेटली भी हम लोग भी डाई हो जाएंगे। तो इसलिए ये थर्मो रेगुलेशन, बाहर का टेम्परेचर कैसे भी हो लेकिन इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, अपने अंदर का टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है बेटा सलाइन कंसंट्रेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है बेटा सलाइन कंसंट्रेशन, कि बाहर सॉल्ट की क्या कंसंट्रेशन है, क्या कंसंट्रेशन नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बॉडी के अंदर की जो सलाइन कंसंट्रेशन है, जो कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, उसको मेंटेन रखता है, उतनी रखता है जितनी की ऑर्गन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि होम्योस्टेसिस के अंदर हम दो टर्म पढ़ रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन, कि किस तरीके से ये टेम्परेचर एज वेल एज सलाइन कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, अब हमारे जैसे मैंने बताया, अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर आप मुझे ये बताएंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ब्रेन के अंदर वो ऑर्गन, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो पूरी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। आप बता सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इट इज हाइपोथैलेमस, इट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल द टेम्परेचर, इट कंट्रोल द टेम्परेचर इन ह्यूमन बींग्स। तो हाइपोथैलेमस है हमारी बॉडी का, ब्रेन का वो पार्ट जो हमारे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। तो समझ आया बेटा, होम्योस्टेसिस के अंदर भी कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और ये भी आपका लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक है। अब सबसे खूबसूरत चीज आ रही है बेटा, कॉन्शियसनेस। ये सबसे खूबसूरत है बेटा, कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस मैंने बता दिया था बेटा आपको, कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स का। पहला डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नीट, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है बेटा, कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है बेटा, आसपास के सराउंडिंग्स की, अपने वातावरण के, बाहर के वातावरण की जानकारी। ठीक है, बाहर के उसकी जानकारी। अब कॉन्शियसनेस में हम दो वर्ड पढ़ते हैं, एक स्टिमुली और सेकंड वर्ड पढ़ते हैं हम रिस्पॉन्स। स्टिमुली एज वेल एज रिस्पॉन्स। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हेल्प से वी आर कॉन्शियस। ठीक है, अब जैसे कि ईयर है हमारे पास, हमें बहुत तेजी से आवाज आई, हमने उस तरफ देखा। ठीक है, आईज है, हमें कोई इंसिडेंट हो रहा है, हमने उसकी तरफ देखा। ओके, तो इन सबको बेटा, जो इन सबको हम कहते हैं, आवाज आने को हम कहते हैं स्टिमुली, और हमने उसकी तरफ देखा, दैट इज रिस्पॉन्स। समझ आया। अब जो स्टिमुली होती हैं बेटा, वो हमारी फिजिकल भी हो सकती हैं। स्टिमुली जो होती हैं बेटा, वो हमारी फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल, फिजिकल, केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल। स्टिमुली हमारी फिजिकल भी हो सकती हैं बेटा, केमिकल भी हो सकती हैं, एज वेल एज बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं। स्टिमुली समझ गए, कहीं से हमें कुछ आवाज आई, हमने उसकी तरफ देखा, तो जो आवाज आ रही है दैट इज स्टिमुली, जो हमारे सेंसेस उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। रिस्पॉन्स मतलब उनकी तरफ देखना। तो रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमने आंसर दिया किस चीज का, अप्लाइड स्टिमुलस का। जो भी स्टिमुलस हमें मिला उसका हमने आंसर दिया। तो कॉन्शियसनेस में आपने दो चीज पढ़ी बेटा, स्टिमुली और रिस्पॉन्स। स्टिमुली मैंने आपको बताया वो फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो ह्यूमन बींग है या लिविंग बींग्स है, उनके पास कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपनी बातों को, जो सोच रहे हैं, जो हमारे मन में विचार बन रहे हैं, उसको बोल के या लिख के उसको व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, दैट इज कॉन्शियसनेस। एक वर्ड आता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का मतलब क्या है, जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में और भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। अरे आज स्कूल में ये हुआ, आज उसका इलेक्शन था, आज उसकी वोटिंग हो गई है, ऐसे होना है, अरे उसने मेरे से ज्यादा नंबर ले लिए हैं।
दैट इज सबकॉन्शियस, दैट इज सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस जो माइंड होता है ये आपको कमांड्स देता रहता है, ठीक है। तो जो कॉन्शियस का मतलब है जो सोचा वो बोल दिया, सबकॉन्शियस मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, दैट इज सबकॉन्शियस, दैट इज सबकॉन्शियस। तो जो कॉन्शियस होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो हमेशा हमें अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए ताकि हमारे ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो और हम हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही सोचें। हमेशा आपको यही सोचना है किस तरह से 360 मार्क्स लाने हैं, किस तरह से 360 मार्क्स लाने हैं, हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। तो हमेशा यही चीजें आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें ही आएंगी। ओके, एक इसके अंदर कॉन्शियसनेस में क्वेश्चन बनता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो मैंने आपको बताया था अपने आप को जानना, अपने आप की जानकारी होना, ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स में। ये भी बेटा नीट का क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, मैंने कल भी बताया था आपको। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग्स का, और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। कॉन्शियसनेस सब में रहती है बेटा, ऐसा नहीं है, छोटा से छोटा जानवर भी रहता है तो उसमें भी कॉन्शियसनेस रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अमीबा जो है उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि या फिर कोई भी मैरीन एनिमल है, सी क्रिएचर है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। उसमें कॉन्शियसनेस है, वो देखेगा मेरा आसपास का वाटर कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, स्लाइन कंसंट्रेशन कितनी है, तो वो सब उसको चेक करेगा। अगर कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो वो अपना फूड कैसे पहचानेगा। तो कॉन्शियसनेस सभी में प्रेजेंट होती है, तो इट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। तो ये बातें बेटा आपको याद रखनी है। नेक्स्ट करते हैं बेटा अडप्टेशन। नेक्स्ट करते हैं बेटा अडप्टेशन। अडप्टेशन मैंने बताया था, मैंने आपको वेरिएशन के बारे में बताया था, जो चेंजेस होते हैं और जो इनहेरिटेबल वेरिएशन होते हैं, इनहेरिटेबल वेरिएशंस वो अडप्टेशन में हेल्प करते हैं। यानी जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाते हैं और अडप्टेशन में मदद करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है अडप्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों अडप्टेशन की नीड पड़ती है। सबसे पहले रीजन, सक्सेसफुल ब्रीडिंग एंड फीडिंग के लिए। आदमी क्यों अडप्ट होना चाहता है, हमें क्या चाहिए, हमें खाना चाहिए कि हमें अच्छा खाना मिलता रहे और हम जो रिप्रोड्यूस करते रहे, अच्छा खाना मिलता रहे, फिट रहे। ह्यूमन बींग्स क्या सोचता है, हमारे पास इतना पैसा आ जाए, मैं ये काम कर सकूं, मैं ये काम कर सकूं। अल्टीमेटली तो उसको खाना खाना है, ठीक है, और अल्टीमेटली की रिप्रोडक्शन। तो दो जीवन के उद्देश्य रहते हैं बेटा हर लिविंग बींग्स के, कि सक्सेसफुल ब्रीडिंग, बच्चे पैदा करना, एंड द सक्सेसफुल फीडिंग। तो अडप्टेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि सक्सेसफुल ब्रीडिंग एंड द फीडिंग बहुत सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो कि जो स्नेक है वो बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रीडिंग मतलब बहुत सारे बच्चे पैदा करना। सक्सेसफुल ब्रीडिंग मतलब कितने उसके बच्चे इस एनवायरनमेंट के अंदर फिट रहते हैं और इस एनवायरनमेंट के अंदर जीते हैं और बचते हैं, दैट इज सक्सेसफुल ब्रीडिंग। खाना खाना इज फीडिंग, बट पेट भर के खाना इज सक्सेसफुल फीडिंग। तो अडप्टेशन का बेटा हमारा एक ही मकसद है, सक्सेसफुल ब्रीडिंग एज वेल एज सक्सेसफुल फीडिंग। अडप्टेशन दो तरह के होते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म अडप्टेशन एज वेल एज लॉन्ग टर्म अडप्टेशन। शॉर्ट टर्म अडप्टेशन एज वेल एज लॉन्ग टर्म अडप्टेशन। शॉर्ट टर्म अडप्टेशन क्या होते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म अडप्टेशन होते हैं हम किसी स्ट्रेस में है, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, यानी हमारी बॉडी में वो जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन उसने एक्सप्रेस कब किया अपने आप को, जब उसकी जरूरत पड़ी, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आई। इस तरह के अडप्टेशन को कहते हैं शॉर्ट टर्म अडप्टेशन। ओके, शॉर्ट टर्म अडप्टेशन ये गायब हो जाते हैं जब उसकी नीड खत्म हो जाती है। शॉर्ट टर्म अडप्टेशन इज नॉट परमानेंट,
वो टेम्परेरी है और ये गायब हो जाते हैं जब इनकी नीड खत्म हो जाती है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि दूसरी जनरेशन में पास आउट हो, ये बर्थ के साथ, ये डेथ के साथ खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन कब होते हैं बेटा? जब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। जब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो उस दौरान ये अडेप्टेशंस आते हैं और ये टेम्परेरी होते हैं। मैंने बताया कि ये जरूरी टेम्परेरी होते हैं, जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म होती है ये अडेप्टेशन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं कि ये हेरिटेबल हो या फिर एक्वायर्ड, कि जनरेशन में पास भी हो या नहीं हो, ये भी जरूरी नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ कि हाइबरनेशन, मैं आपको इसको एग्जांपल देती हूँ। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। हाइबरनेशन का मतलब होता है बेटा विंटर स्लीप। इसमें क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे पोलर बियर की हम बात कर लेते हैं, हम फ्रॉग की बात कर लेते हैं, विंटर के अंदर ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये डीप डक करके उसके अंदर जाके रहते हैं आराम से। इट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इस दौरान इन्हें भूख भी कम लगती है, इनकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ये सब स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, ताकि ये वहां पर उस टाइम पीरियड को अच्छे से पास कर सके। दैट इज हाइबरनेशन। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये वापस से बाहर आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं बेटा शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन, कि स्ट्रेसफुल कंडीशन के चलते हमने अपने आप को अडेप्ट किया, जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन चली गई हम वहां से बाहर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन क्या होते हैं बेटा? ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक रहते हैं, यानी कि परमानेंट रहते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में परमानेंट रहते हैं और ये इनहेरिटेबल होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। और ये कोई किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं डेवलप होते हैं, ये हमारी नीड होती है, हमारी जरूरत होती है। जैसे कि जो हम बर्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, पर्चिंग बर्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, पर्चिंग फीट, बर्ड के फीट का एग्जांपल लेते हैं, पर्चिंग बर्ड। पर्चिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब भी कोई डाल पे बैठती है पक्षी, तो वो डाल को इस तरह से पकड़ लेते हैं। उनके फीट इस तरीके से होने चाहिए कि जो भी वो तने पे बैठे हैं, डाल पे बैठे हैं, वो उसको पकड़ ले। इस तरह के फीट्स को हम कहते हैं बेटा पर्चिंग फीट, और ये हमें पिजन में अच्छे से देखने को मिलते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है, ये बॉडी की नीड है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो ये अडेप्टेशन अब जितने भी पिजन के प्रोजेनी आएंगे उन सबके अंदर ये पर्चिंग फीट होंगे, जैसे कि लॉन्ग फीट, या फिर रनिंग फीट। ये बेटा किसमें होते हैं? ये बेटा ऑस्ट्रिच के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं? ये ऑस्ट्रिच के अंदर होते हैं, ये लॉन्ग एंड रनिंग फीट। ठीक है, अब ऑस्ट्रिच के अंदर क्या होता है, ऑस्ट्रिच तेज तेज भागता है तो उसको लॉन्ग फीट की जरूरत होती है। तो ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है, इसकी हर प्रोजेनी में ये अडेप्टेशन देखने को मिलता है। आप सबको पता है ना बेटा, ऑस्ट्रिच का जो एग है दैट इज द लार्जेस्ट सेल है। इसको करीबन 1.5 घंटा लगेगा आपको बॉयल करने में ऑस्ट्रिच के एग को। ठीक है, और ऑस्ट्रिच जनरली पॉलीगैमस होते हैं। गैमस का मतलब होता है फीमेल, यानी एक मेल ऑस्ट्रिच बहुत सारी फीमेल ऑस्ट्रिच के साथ रहता है। इसके अलावा ऑस्ट्रिच के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा कि ये जो ऑस्ट्रिच होते हैं इसके ऊपर आप बैठ के सवारी भी कर सकते हो। इनका बहुत ही हैवी होते हैं, अगर ये आपको हिट कर दे तो आपकी जान भी जा सकती है या बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है। तो आप इस ऑस्ट्रिच के ऊपर बैठ के भी सवारी कर सकते हो। इसके अलावा ये जिराफ का जहां झुंड होता है, ये जिराफ के झुंड के पास रहते हैं। क्यों रहते हैं बेटा? म्यूचुअलिज्म, इसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। जिराफ को ऑस्ट्रिच से फायदा है, ऑस्ट्रिच को जिराफ से फायदा है। क्या फायदा है बेटा? जिराफ जो खाना खाते हैं और जो खाना नीचे इधर उधर गिरा देते हैं, ऑस्ट्रिच उनके बचे हुए खाने को खा लेते हैं और उनका पेट भर जाता है। और जिराफ को क्या फायदा है अब आप पूछोगे? जिराफ को फायदा है बेटा, जब भी कोई डेंजर देखते हैं तो ऑस्ट्रिच इस तरीके से आवाज करते हैं कि जिराफ को पता चल जाता है कि कोई डेंजर आ रहा है और वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए ऑस्ट्रिच बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है और इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसी तरह से वेब्ड फीट मतलब जालीदार फीट, वेब्ड फीट मतलब जिनमें जालियां होती है, वो किस में देखने को मिलते हैं? डक में। जो भी स्विमिंग करते हैं एनिमल्स उनमें ये फीट देखने को मिलते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है, ये परमानेंट है, इनके अंदर परमानेंट ये अडेप्टेशन
हो गया। तो आई होप बच्चों जो मैंने नीट की आज क्लास ली अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं बेटा इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन और अडेप्टेशन लगभग सेम है। इवोल्यूशन का मतलब होता है डिसेंट, ये एक टर्म थी, विद मॉडिफिकेशन, अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढाल लेने को इवोल्यूशन कहते हैं। ये डार्विन ने ये टर्म दी थी बेटा। इसका मतलब होता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, अपने आप को प्रकृति के अनुरूप अडॉप्ट कर लेना, ढाल लेना, उसको इवोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि जो हमें इवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? फिटनेस के लिए, ताकि सेम चीज ब्रीडिंग एंड फीडिंग के लिए, ताकि हम सक्सेसफुल ब्रीडिंग कर पाए, हम इतने फिट रहें कि हम सक्सेसफुल ब्रीडिंग भी कर पाए एज वेल एज सक्सेसफुल फीडिंग भी कर पाए। इस वजह से इवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। इवोल्यूशन भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सक्सेसफुल जो चेंजेस होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं, आगे की जनरेशन में पास होते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम आते हैं बेटा रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर एंड रीजनरेशन क्या होता है बेटा? आपको कहीं चोट लगी, आपने उस पर दवाई लगाई, थोड़े टाइम बाद आपकी जो हील है वो अपने आप बॉडी जो है हील कर जाती है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? लिविंग बींग्स का। नॉन लिविंग में तो नहीं होता ना, कुर्सी टूट गई अपने आप जुड़ गई, नहीं हो सकता ना ऐसे। तो ये लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको चोट लगी, अपने आप आपकी बॉडी हील कर गई। तो ये लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है बेटा, रीजनरेशन में हम दो टर्म पढ़ते हैं, मॉर्फोलेक्सिस एज वेल एज इपीमॉर्फोसिस। रीजनरेशन मतलब किसी बॉडी के पार्ट से पूरी बॉडी को बना लेना, इसे हम कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस। कि एक छोटा सा फ्रेगमेंट था और उससे हमने होल बॉडी बना ली। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, स्पंजेस। इनमें मॉर्फोलेक्सिस, हाई पावर ऑफ मॉर्फोलेक्सिस होती है। इनको आप बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट दो और उसके बाद भी ये छोटी छोटी पीसेस भी पूरी की पूरी बॉडी बना लेते हैं। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में ही हो सकती है बेटा, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं हम इपीमॉर्फोसिस में। इपीमॉर्फोसिस क्या करता है? पूरी की पूरी बॉडी नहीं बना सकता, सिर्फ डैमेज्ड सेल को रिपेयर कर सकता है। डैमेज सेल को रिपेयर करता है, तो इट रिपेयर द डैमेज्ड, रिपेयर द वर्न आउट सेल। ठीक है, तो रीजनरेशन की जो पावर होती है, मॉर्फोलेक्सिस और इपीमॉर्फोसिस मैंने आपको बताया। मॉर्फोलेक्सिस का मतलब है किसी भी एक छोटे से फ्रेगमेंट से पूरी बॉडी बना लेना। इसका एग्जांपल स्टारफिश भी है, हाइड्रा की भी सारी, अगर हाइड्रा को भी आप काट दो तो भी पूरा हाइड्रा बन जाएगा। स्टारफिश के सारे आर्म काट दो, सेंट्रल डिस्क होना बहुत जरूरी है, तो कोई भी एक आर्म विद सेंट्रल डिस्क पूरी की पूरी स्टारफिश बना लेती है। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलती है, हायर ऑर्गेनिज्म में ये पावर नहीं होती है। हायर ऑर्गेनिज्म में इपीमॉर्फोसिस होता है। इपीमॉर्फोसिस का मतलब होता है अपने डैमेज सेल को रिपेयर करना। अंडरस्टैंड बेटा? ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए पूरा इस चीज को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट आता है बेटा एजिंग। नेक्स्ट जो लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक है एजिंग। एजिंग के बारे में मैंने बताया था, इरिवर्सिबल चेंज होता है, किसी की भी ये छोटी नहीं हो सकती, बढ़ तो सकती है। अब जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन, कौन सी प्रोटीन एजिंग में इन्वॉल्व होती है? फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटीन इन्वॉल्व इन एजिंग? इट इज कोलेजन। नीट का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना। कौन सी प्रोटीन एजिंग में इन्वॉल्व होती है? कोलेजन। ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है। एक्स्ट्रा, हमारी एक्स्ट्रा मतलब बाहर की साइड होती है हमारी स्किन के, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है जो कि एजिंग में इन्वॉल्व होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये जो प्रोटीन है ये रिजिड हो जाती है। ये प्रोटीन क्या होती है? काफी ज्यादा रिजिड हो जाती है। इस प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन को लेती है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बाहर निकालती है। ठीक है बेटा,
तो ये कोलेजन प्रोटीन ऑक्सीजन को लेती है और मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालती है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे ये कोलेजन प्रोटीन रिजिड होती जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर कम जाती है और मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर कम आते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। और ऑल्दो आजकल बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं ताकि एजिंग को डिले किया जा सके, तो बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है जो कि इस कोलेजन प्रोटीन को सॉफ्ट रिजिड होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, उसको सॉफ्ट रखने में काम करते हैं, जिस वजह से एजिंग डिले हो सकती है, बट कैंसिल नहीं हो सकती, एजिंग तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व रहती है? कोलेजन प्रोटीन। सेकंड आता है कौन सी ग्लैंड इन्वॉल्व रहती है एजिंग के लिए? दैट इज थाइमस। थाइमस इन्वॉल्व रहती है एजिंग के लिए। थाइमस हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। थाइमस हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये जो थाइमस ग्लैंड है ये श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, तो जिससे इम्यूनिटी वीक हो जाती है। देखते हैं ना, कोरोना भी जब आया था तो जो एज्ड पर्सन है उनको ज्यादा ध्यान रखा जा रहा था क्योंकि उनको बहुत जल्दी कोरोना हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई थी और वो किसी भी तरह के वायरल या बैक्टीरियल या किसी भी तरह के डिजीज को जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कोलेजन प्रोटीन एज वेल एज थाइमस ग्लैंड, ये दोनों की दोनों ही एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, लास्ट करेंगे बेटा डेथ। लास्ट हम करेंगे डेथ के बारे में मैंने बता दिया था, सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी स्टॉप हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं डेथ। और डेथ हर किसी की आनी होती है। मैंने मोर्टेलिटी और इमोर्टल के बारे में भी बता दिया था, जिसको नहीं पता है वो मेरा प्रीवियस लेक्चर एक बार जाके अटेंड कर ले तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां मैं बताने वाली हूं बेटा, दो तरह की डेथ होती है, क्लिनिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल। क्लिनिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल। क्लिनिकल डेथ क्या होती है बेटा? क्लिनिकल डेथ होती है हार्ट बीट रुक गई, पल्स रुक गई, आंखों प्यूपिल्स जो हो गए आईज के वो डायलेट हो गए, हार्ट बीट रुक गई, पल्स रुक गई, प्यूपिल्स डायलेट हो गए, उसे हम कहते हैं क्लिनिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स डाई, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, लीवर, जितने भी ऑर्गन्स है वो सब के सब ऑर्गन डाई हो जाते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या हम जो डोनेट है वो ऑर्गन कब कर सकते हैं बेटा? जो ड्यूरेशन होता है बिटवीन क्लिनिकल डेथ एंड बायोलॉजिकल डेथ, इनके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के अंदर हम अपने जो ऑर्गन्स है वो डोनेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आदमी की बॉडी हार्ट बीट रुक गई, पल्स रेट रुक गया, लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं कि अरे आदमी तो जिंदा हो गया। उस कंडीशन से कई बार आदमी वापस आ जाता है क्योंकि उसके ऑर्गन डेथ नहीं हुई है और वो फंक्शन इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि वो क्लिनिकल डेथ से वापस आ सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल डेथ के बाद कभी कोई आदमी वापस नहीं आ सकता है। तो क्लिनिकल डेथ एंड बायोलॉजिकल डेथ, ये दोनों वर्ड आपको याद रखने जरूरी है। इसके अलावा बेटा मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बताती हूं, जैसे कि पैलर मोर्टिस। पैलोर मोर्टिस क्या होता है बेटा? मोर्टिस मतलब डेथ से रिलेटेड, पैलोर मतलब पेलनेस, पेलनेस। जब डेथ हो जाती है तो आपने देखा होगा कि जो आदमी की बॉडी है वो पीली पड़ जाती है, जो आदमी की बॉडी है वो पीली पड़ जाती है, उसको हम कहते हैं पैलर मोर्टिस। लिवर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस क्या होता है? जो ब्लड है वो सेटलिंग डाउन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ब्लड है वो नीचे की बॉडी पार्ट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो सेटलिंग ऑफ ब्लड इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, settling of blood in the lower part of the body. ओके, इसके अलावा एल्गोमोर्टिस, एल्गोमोर्टिस क्या होता है बेटा? कि टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाता है क्योंकि हाइपोथैलेमस
डेड हो जाता है, हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो हमारी बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है, हमारी बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं एल्गो मोर्टिस। एंड लास्ट में रिगर मोर्टिस, लास्ट में रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस मतलब जो हमारी मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती हैं, तो स्टिफनेस ऑफ द मसल्स को हम कहते हैं, स्टिफनेस ऑफ मसल्स को हमने कहा रिगर मोर्टिस। समझ गए बेटा? तो डेथ में मैंने आपको बताया क्लिनिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ, इसके अलावा पेलर मोर्टिस, पेलर मोर्टिस मतलब बॉडी का पीला पड़ जाना, लीवर मोर्टिस मतलब ब्लड का नीचे के पार्ट में इकट्ठा हो जाना, एल्गो मोर्टिस मतलब बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाना, रिगर मोर्टिस यानी कि मसल्स में अकड़न आ जाना। तो बेटा आप हमारा ये लिविंग पार्ट कि लिविंग बींग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं नीट में, आज हमने ये कवर कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी, की क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और जो जो क्वेश्चन नीट में फ्रेम हो सकते हैं वो भी आपको बताऊंगी। मैं इतने इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि आपको क्रैम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके माइंड में ये सारी चीजें छप जाएंगी। तो इसलिए मेरे लेक्चर्स में मेरे साथ बने रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं मंडे को। थैंक यू।